गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं आपको अदर सोर्सेज चैप्टर IFOS चैप्टर का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। नई नई चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे, ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 56 का 156 का जो 1 है ना, वो जनरल चार्जेबिलिटी है। वो बोलता है कि कोई भी ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्टेड नहीं है और बाकी चारों हेड में नहीं जाएगी, वो अदर सोर्सेज में आएगी। तो ये जनरल चार्जेबिलिटी का सेक्शन है। 56 का 2 जो है वो स्पेसिफिक सेक्शन है, जिसके अंदर 11 स्पेसिफिक तरह के IFOS इनकम्स दिए हुए हैं। ऑब्वियसली इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके अलावा और भी अदर सोर्सेज के इनकम हो सकते हैं। ये 11 की लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने स्टार किया है। सबसे पहले कौन सा? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम चाहे मैं कमाऊं चाहे कोई शेयर ब्रोकर कमाए, सबके लिए वो हमेशा IFOS इनकम माना जाता है। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह ये IFOS में आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपने कहीं रुपया इन्वेस्ट किया है शेयर वगैरह में वगैरह डिवेंचर्स वगैरह में, तो उससे जो ब्याज आ रहा है ना, अगर वो PGBP में नहीं जाएगा तो ब्रोकर के लिए PGBP, हम जैसों के लिए वो IFOS में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम लोग रेंट पे देते हैं तो उससे जो रेंटल इनकम आता है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। पर अगर आप अपना प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर रेंट पे दे रहे हो तो उससे जो इनकम आता है, इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ PGBP देन इट कम्स अंडर IFOS। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अगर अपने शेयर्स को बहुत हाई प्राइस पे इशू करेगा तो IFOS में आएगा। वो हम डिटेल में सीखेंगे अंदर बाद में। दो ऐसे IFOS है जो हम कैपिटल गेन्स में सीख के आ चुके हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में जब सरकार आपको इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन देती है तो वो IFOS में टैक्सेबल होता है, उसमें 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। एनी एडवांस मनी दैट इज फोरफिटेड बाय द असेसी आफ्टर 2014 वो भी IFOS में जाता है। सबसे फेमस है गिफ्ट्स। 56 का 2 का 10, 56 का 2 का 10 गिफ्ट्स, ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये मैं नीचे डिस्कस करूंगा डिटेल में। आ जाओ, अब हम लोग गिफ्ट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि सर अगर आप सेक्शन नंबर 56 का भी बेयर एक्ट खोल के देखोगे ना, दीज पीपल डोंट इवन यूज द वर्ड गिफ्ट। गिफ्ट तो हम टीचरों का और आम जनता का बनाया हुआ शब्द है, वो लोग गिफ्ट वर्ड यूज नहीं करते। क्यों? इसका कारण है, द वर्ड गिफ्ट इज यूजुअली यूज्ड बाय इंडिविजुअल, कि एक इंसान ने एक इंसान को गिफ्ट दिया। तो इन लोगों ने ना सिर्फ इंसान को नहीं, हर तरह के पर्सन को कवर कर रखा है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AJP, लोकल अथॉरिटी, सबको। एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को गिफ्ट दे रहा है तो वो भी कवर्ड है। तो इसीलिए ये लोग गिफ्ट वर्ड यूज नहीं करते। ये लोग बोलते हैं एनी पर्सन हैज गिवन एनी मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कैपिटल असेट टू एनी अदर पर्सन, वो टैक्सेबल है अंडर IFOS। तो हम लोग बातचीत के लिए गिफ्ट वर्ड यूज करते हैं। अब गिफ्ट में ना सर 3 तरह के केसेस है जो नीचे आएंगे। मनी गिफ्ट, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि कैपिटल असेट, उसमें 3 ही असेट है, वो गिफ्ट किया है या सस्ते में दिया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो गिफ्ट किया है या सस्ते में दिया है, ठीक है। देर आर सर्टन केसेस जहां पर गिफ्ट जो मिलता है ना वो एग्जेम्प्टेड होता है। इफ गिफ्ट इज फ्रॉम रिलेटिव और ऑन मैरिज और ऑन इनहेरिटेंस, वो एग्जेम्प्टेड होता है। मैं एग्जेम्प्टेड गिफ्ट्स ना नीचे पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में रिवाइज करा दूंगा। इसको याद करने के लिए हम लोग बोलते हैं MRI, मैरिज, रिलेटिव और इनहेरिटेंस से मिलने वाला गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है। सबसे पहले मनी गिफ्ट पढ़ेंगे। मनी गिफ्ट मतलब कैश गिफ्ट। ऑब्वियसली कैश का मतलब यह नगद नोट नहीं है। कैश मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी, मतलब चाहे नगद हो, चाहे बैंक में हो, चाहे आपको पेटीएम किया, व्हाटएवर, सब इंक्लूडेड है। मनी गिफ्ट के केस में सिंपल सी बात है, फंडा, साल भर में मुझे जितने भी अलग अलग लोगों से मनी गिफ्ट मिले हैं उसमें से जो लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं वो मैं माइनस करूंगा, बचे हुए जो लोग हैं उनके द्वारा दिया हुआ जो मनी गिफ्ट है टोटल करूंगा। इफ दैट टोटल इज मोर देन 50,000 रुपीज, इफ इट एक्सीड्स 50,000 रुपीज, देन द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर IFOS। मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट, इसमें ना सर सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज कवर्ड है मूवेबल प्रॉपर्टी में। याद करने के लिए हम लोग बोलेंगे साजन, ठीक है, SAJ, साजन। S से शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, A से आर्ट वर्क, J से ज्वेलरी एंड बुलियन। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट की बात होती है ना, उसमें एक्चुअली सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी आता है, साजन, शेयर्स, आर्ट वर्क एंड ज्वेलरी, यही गिफ्ट की बात हो रही है। प्लस दिस शुड बी हेल्ड एज अ कैपिटल असेट, नॉट स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल असेट होना चाहिए तभी गिफ्ट में आएगा। तो साल भर में जितने भी लोगों ने मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया है, साजन का असेट्स गिफ्ट किया है, उसमें एग्जेम्प्टेड लोगों को हटा दूंगा, जो बचे हुए लोग हैं उनका टोटल करेंगे। इफ द टोटल फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 देन द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल एज IFOS। तो ये रहा पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है, ओके।
कि अगर गिफ्ट मिला है मूवेबल प्रॉपर्टी का तो जितना भी फेयर मार्केट सारे को जोड़ दो, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही आपका IFOS। इसमें एक दूसरा केस हो सकता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में नहीं मिला, मैंने सस्ते में खरीदा है, तो साल भर में बहुत सारे लोगों से मैंने ये साजन वाले जो असेट्स हैं सस्ते में खरीदा है, तो अब उस केस में जो एग्जेम्प्टेड वाले लोग हैं उनको हटाओ, जो बाकी बचे लोग हैं उनका आप टोटल करो, टोटल FMV माइनस टोटल प्राइस। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इज मोर देन FMV, तो भी वो भी यहाँ रहेगा, जब फायदे पर सरकार टैक्स देगा तो नुकसान पे भी सेट ऑफ करेगा। तो टोटल FMV माइनस टोटल प्राइस, जो डिफरेंस आएगा, इफ दैट डिफरेंस इज मोर देन 50,000 द एंटायर डिफरेंस इज टैक्सेबल एज IFOS। ये रहा सर सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, IFOS इक्वल टू टोटल FMV माइनस टोटल प्राइस पेड, अगर सस्ते मिल गया है तो। नेक्स्ट है सर गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ना आप फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लोगे, आप SDV वैल्यू लोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यहां पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड एज अ कैपिटल असेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिला है तो उसका जो SDV वैल्यू है अगर वो मोर देन 50,000 है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है IFOS में। ओके, और अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में लिया है, सस्ते में, ठीक है, तब आप देखो SDV वैल्यू माइनस द प्राइस पेड, जो डिस्काउंट आपको मिला है, दैट should be higher than, that should be more than higher of 50,000 और 10% of the price। ये पूरा वो 50C से मैच करता है। हम लोगों ने 50C कैपिटल गेन्स में किया था ना कि अगर एक प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हो और SDV से कम वैल्यू दिखाओगे तो फिर सरकार उसको मानेगा नहीं, SDV वैल्यू लेगा। वहां पे हम लोग SDV वैल्यू को 110% ऑफ सेल प्राइस से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी वो 10% वाला फंडा है। तो 50,000 और 10% ऑफ द प्राइस विच एवर इज हायर, उतना डिफरेंस अलाउड है, उससे ज्यादा डिफरेंस अगर है डिस्काउंट में देन द एंटायर डिस्काउंट इज टैक्सेबल। IFOS इक्वल टू SDV माइनस कंसिडरेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में हम लोग मान लो एक साल में बहुत सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदें या गिफ्ट में मिला व्हाटएवर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप एग्रीगेट नहीं करते हो, जोड़ते नहीं हो, आप एक एक प्रॉपर्टी में अलग 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 कैलकुलेट करते हो। ये बहुत जबरदस्त है। ये है सर डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट। एक बंदा है, वो अपनी प्रॉपर्टी जिसका स्टेट डिपार्टमेंट ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़ का है, वो उसको सिर्फ 3 करोड़ में ही बेच रहा है, मतलब दिखा रहा है कि 3 करोड़ में बेचा है। तो सेलर ने 3 करोड़ में बेच दिया लेकिन उसकी SDV वैल्यू 5 करोड़ है। इस केस में सरकार सेलर और बायर दोनों को निपटेगी, दोनों को। सेलर के लिए कैपिटल गेन्स का जब कैलकुलेशन होगा तो जो FVC है ना वो 5 करोड़ दिया जाएगा, 3 करोड़ नहीं, तो सेलर का कैपिटल गेन्स 2 करोड़ से बढ़ जाएगा। सिमिलरली जो बायर है उसको 5 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में मिली है तो 2 करोड़ का फायदा हुआ है। 2 करोड़ इज मोर देन 50,000 रुपया, 2 करोड़ इज मोर देन 10% ऑफ दिस परचेज प्राइस दैट ही हैज पेड। तो उस केस में 2 करोड़ उसका IFOS इनकम होगा। तो सेलर उस 2 करोड़ पे कैपिटल गेन्स दे देगा और बायर उस 2 करोड़ पे IFOS देगा, मतलब डबल टैक्सेशन। सेम अमाउंट जो बढ़ा हुआ है, जो डिफरेंस है, 5 करोड़ SDV वैल्यू की प्रॉपर्टी 3 करोड़ बेची है तो 2 करोड़ जो एक्स्ट्रा है उस पे एक्स्ट्रा कैपिटल गेन सेलर देगा और उस पे IFOS पे टैक्स बायर देगा, तो डबल टैक्सेशन है ये। रिलेटिव, हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेटिव से मिलने वाला जो भी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी गिफ्ट होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। तो रिलेटिव का एक डेफिनेशन और बहुत बड़ा है। क्लास के अंदर मैंने इस डेफिनेशन का पूरा तोड़ फाड़ करके तुम लोगों को पूरा पढ़ाया था, हिंदी में कन्वर्ट कर करके। यहाँ पे एक बार खाली मेन डेफिनेशन याद करेंगे। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, रिलेटिव में कौन आएगा? स्पाउस। BCD में ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर सिस्टर ऑफ द वाइफ, ब्रदर सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स। EF, E में लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, F में लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस, एंड लास्ट G, कहानी शुरू होती है स्पाउस से और खत्म भी होती है स्पाउस पे। G में लिखा हुआ है ऊपर लिखे हुए B से लेके F तक जितने भी है रिलेटिव्स हैं आपके, उनकी जो स्पाउसेस है वो भी आपकी रिलेटिव मानी जाएगी। तो यार ये ना अभी तो मैंने इजी में बताया, पूरा क्लास में तुमको मैंने तोड़ फोड़ के पढ़ाया था काफी देर तक अच्छी तरह से, ठीक है। HUF के भी रिलेटिव्स होते हैं। HUF के केस में उसके जो मेंबर्स होते हैं वही उसके रिलेटिव माने जाते हैं। कौन होता है HUF का मेंबर? द कर्ता, एल्डेस्ट मेल मेंबर, उसकी वाइफ, उसके लड़के मैरिड अनमैरिड, उसकी बेटियां मैरिड अनमैरिड। मैरिड बेटी जो होती है वो भी HUF की मेंबर होती है, दैट्स एन अमेंडमेंट ऑफ 2005। ओके,
बेटे की जो वाइफ्स और बच्चे हैं वो भी एचयूएफ के मेंबर है, पर बेटी जो शादीशुदा बेटी है वो खुद तो एचयूएफ की मेंबर है, पर उसका पति और उसके बच्चे वो एचयूएफ के मेंबर नहीं होते। तो मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ आर रिगार्डेड एज रिलेटिव्स ऑफ द एचयूएफ। तो उनसे अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है एचयूएफ को तो दैट इज अगेन एग्जेम्प्टेड। अब एग्जेम्प्टेड जो केसेस हैं गिफ्ट के वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 6 केसेस होते हैं, लेकिन मैं 4 बड़ा बड़ा ग्रुप बता रहा हूं जो काम का है। पहला है सर एमआरआई, मैरिज में मिलने वाला गिफ्ट, रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट या इनहेरिटेंस वसीयत में मिलने वाला गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है। सेकेंड, गरीब लोगों को जब गवर्नमेंट से, म्युनिसिपैलिटी से, पंचायत से, एनजीओ से, सरकारी फंड से, इंस्टीट्यूशन से जब उनको सहायता मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मनी और प्रॉपर्टी और असेट्स, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। थर्ड, कैपिटल गेन्स में जो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर के जितने भी केसेस हैं वो कैपिटल गेन्स में भी एग्जेम्प्टेड है, आईएफओएस में भी एग्जेम्प्टेड है। 4, प्राइवेट ट्रस्ट, अगर किसी व्यक्ति ने एक ट्रस्ट बनाया है अपने रिलेटिव के भले के लिए, तो वो जो ट्रस्ट में जो वो गिफ्ट कर रहा है उससे जो पैसा मिल रहा है रिलेटिव को, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो ये बहुत सारा आईएफओएस का कंटेंट अभी हम लोगों ने रिवाइज किया है। कुछ और बचा है वो भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अदर सोर्सेस के अंदर मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराने जा रहा हूँ। डीम्ड डिविडेंड बहुत जबरदस्त टॉपिक है। फिर कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं ना अदर सोर्सेज में जो यूजुअली हम लोग नहीं देखते हैं, जैसे सेक्शन 57, 58 वगैरह, तो वो भी मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लास होगी, देखना। डिविडेंड इनकम, सबसे पहले विल टॉक अबाउट डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस हेड, चाहे स्टॉक ब्रोकर को डिविडेंड हो, चाहे मेरे जैसे एक मामूली इन्वेस्टर का डिविडेंड हो, डिविडेंड पीजीबीपी में कभी नहीं जाएगा। डिविडेंड इनकम जिसको भी, अगर किसी का बिजनेस भी है स्टॉक मार्केट ही, तो भी उनके लिए भी वो आईएफओएस हेड में ही जाएगा। डिविडेंड इनकम से क्या आप कोई एक्सपेंस लेस कर सकते हो? डिविडेंड इनकम से सिर्फ एक ही एक्सपेंस अलाउड है लेस करना, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन दैट यू हैव टेकन फॉर परचेजिंग दो शेयर्स, पर उसमें भी मैक्सिमम लिमिट है 20% ऑफ द डिविडेंड अमाउंट। सो द एक्चुअल इंटरेस्ट और 20% ऑफ डिविडेंड, उससे व्हिचएवर इज लोअर, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड इनकम से एक ही खर्चा लेस होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी मैक्सिमम है 20% ऑफ डिविडेंड, उससे ज्यादा लेस करने नहीं मिलेगा। डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड में क्या होता है सर? देयर आर 5 सब क्लॉजेस, सेक्शन 2 क्लॉज 22, सब क्लॉज A, B, C, D, E। ठीक है, ये डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इवन इफ दे आर नॉट कॉलिंग इट डिविडेंड, दे आर नॉट अनाउंसिंग इट इन एजीएम, स्टिल in any manner whatsoever, if a company is distributing asset to its shareholders, it is considered as a deemed distribution of dividend only and it becomes taxable in the hands of shareholder। वो shareholder के हाथ में ही taxable होता है। अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि जो पहले 4 सब क्लॉजेज है ना A, B, C, D, वो ऑल कंपनीज पे अप्लाई करते हैं, जबकि जो लास्ट वाला है ना 222 का E, वो अप्लाई करता है सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी पे। इन पांचों में आप क्या बांट रहे हो? फर्स्ट वाले में आप एसेट्स बांट रहे हो, एसेट इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ काइंड, जैसे कि कोई सामान भेज दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह। पहले वाले में आप असेट मतलब बांट रहे हो। सेकंड वाले में आप डिवेंचर बांट रहे हो, शेयर होल्डर्स हैं उनको आप फ्री में डिवेंचर बांट रहे हो। थर्ड वाले में कंपनी लिक्विडेट हो गई है और लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी है उसमें से असेट्स बांट रही है। चौथा, कैपिटल रिफंड। कैपिटल रिफंड क्या होता है? कंपनी आप लोगों का फेस वैल्यू ऑफ द कैपिटल 10 रुपया जो है उसको रिड्यूस करके 6 रुपीज बना रहा है, मतलब फेस वैल्यू ही कम कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा 4 रुपीज है वो सबको रिफंड कर रहा है। एंड लास्ट में, लास्ट वाला इज सर ग्रेट, ये सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी में होता है। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब बेसिकली प्राइवेट कंपनी। क्लोजली हेल्ड मतलब उसके जो शेयर्स हैं टोटल, इट इज हेल्ड अमंग फ्यू क्लोज पीपल विच हैपेंस इन अ प्राइवेट और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी में अगर कंपनी अपने किसी भी बड़े शेयर होल्डर को, एक प्राइवेट कंपनी अपने किसी भी बड़े शेयर होल्डर को लोन दे रही है, लोन जो रिपे हो जाएगा, पर वो लोन भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बड़ा शेयर होल्डर मतलब जिसके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर हो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, ये एक डीमिंग फिक्शन है। असली में तो डिविडेंड बोल के बांट नहीं रही है कंपनी, तो असेट्स बांट रही है, और इनकम टैक्स बोलते हैं नहीं नहीं ये तो डीम्ड डिविडेंड है। पर कम से कम इनकम टैक्स इतना तो रहमत दिखाएगा कि डिविडेंड इज समथिंग विच इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सो इट कैन नॉट बी मोर देन द प्रॉफिट्स। तो आपके जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस है उससे ज्यादा तो डीम्ड डिविडेंड हो नहीं सकता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीम्ड डिविडेंड शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी इन सब केसेस में डिविडेंड का अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक बात सुनो,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो मीनिंग है वो पहले वाले 4 में अलग है, लास्ट वाले में अलग है। पहले 4 में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है पीएल अकाउंट में पड़ा हुआ बैलेंस प्लस जीआर जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ बैलेंस प्लस बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट। बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है? रिजर्व डेबिट टू कैपिटल, तो आपने रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो पहले 4 केसेस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स कैपिटलाइज प्रॉफिट, यानी कि पीएल अकाउंट प्लस जीआर प्लस बोनस शेयर्स, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले केस में जो वो लोन वाला केस है वहां सिर्फ पीएल और जीआर, वहां बोनस शेयर ऐड नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक कंपनी ने एसेट बांटा है अपने सारे शेयर होल्डर्स को। द टोटल असेट्स दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इज लेट अस से 1000 lakhs. The total asset that the company has distributed is let's say 1000 lakhs. But the accumulated profit balance of the company जो हमने कैलकुलेट किया, it is coming to only 700 lakhs. तो accumulated profit 700 lakh है और आपको बटा कितना? 1000। तो आपको जब डिविडेंड मिलेगा तो उसमें इंटू 7/10 करेंगे और वही सिर्फ IFOS इनकम है। सो वॉट एवर डिविडेंड शेयर होल्डर हैज रिसीव्ड इंटू 7/10, केवल उतना ही डीम डिविडेंड है और उसी पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये था डीम डिविडेंड इन वेरी शॉर्ट। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ हायर प्राइस, ये भी ना क्लोजली हेल्ड कंपनी पे बेस्ड है। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है बहुत हाई प्राइस पे, कितना हाई? इतना हाई कि इट इज मोर देन फेस वैल्यू, इट इज इवन मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, जो इशू प्राइस है, जिस प्राइस पे वो शेयर दे रही है, वो फेस वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों से ज्यादा है। ठीक है, तब फेयर मार्केट वैल्यू से जितना भी एक्स्ट्रा ज्यादा है दैट इज IFOS इनकम ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का IFOS इनकम माना जाएगा। IFOS इनकम एग्जांपल, एक प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेयर मार्केट वैल्यू 15 रुपया है, 10 रुपया 15 रुपया, पर उन्होंने इशू कितने पे किया? 50 रुपए पे। तो ये आपने 50 रुपया जो इशू प्राइस है वो 10 और 15 दोनों से ज्यादा है। तो IFOS इनकम कितना? फेयर मार्केट वैल्यू तक ये लोग अलाउ करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर जितना भी है 15 - 50 35 रुपया, वो 35 रुपया IFOS इनकम है फॉर द कंपनी, और कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये पूरा टैक्स इवेजन के लिए होता है। क्लासरूम में मैंने पूरा इसका टैक्स इवेजन का इलस्ट्रेशन बताया था, यहाँ तो एक फास्ट रिविजन हो रहा है। नेक्स्ट, डिडक्शंस अलाउेबल अंडर सेक्शन 57। सेक्शन 56 से 59 IFOS का रेंज है। 56 तो हम लोग कर चुके हैं, 57 है। क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है? डिविडेंड इनकम में डिडक्शन अलाउड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का अप टू मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आप कुछ को कलेक्ट करने के लिए बैंक या किसी ब्रोकर की सेवाएं ले रहे हो तो जो कमीशन या ब्रोकरेज आप दोगे फॉर रियलाइजिंग दैट इंटरेस्ट इनकम, वो माइनस आप कर सकते हो। फैमिली पेंशन, अगर एक एम्प्लॉय मर गया और उसके परिवार वालों को फैमिली पेंशन मिलता है तो वो IFOS में टैक्सेबल होता है, उनको एग्जाम्पशन मिलेगा बहुत ही कम अमाउंट का, इंसल्टिंग एग्जाम्पशन एकदम 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपया विच एवर इज लोअर, तो मात्र 15,000 तक का एग्जाम्पशन निकल के आएगा। एनी अदर एक्सपेंडिचर दैट यू हैव इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग दैट IFOS इनकम, उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन, गवर्नमेंट ने आपकी लैंड बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर किया, बदले में आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, लेट से दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट भी देंगे, तो दैट इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन हमने कैपिटल गेन्स में भी सीखा था, वो IFOS हेड में टैक्सेबल होता है और उसमें 50% तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट, सर्टेन डिडक्शंस आर देयर विच आर नॉट अलाउेबल अंडर सेक्शन 58। अब यहाँ पर ना ये 1 से लेके 2 तक ये जितने अभी रेंज है ये सब PGBP वाला है। PGBP में भी PGBP वाला जो हेड होता है उसमें भी इन सब चीज़ों का डिडक्शन नहीं मिलता। पर्सनल एक्सपेंसेस, आपने आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया विदाउट TDS, इन इंडिया पेमेंट किया विदाउट TDS तो 30% इज डिसअलाउड, पूरा वही है। वेल टैक्स वाला, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव, पूरा PGBP वाला ही है। ठीक है, कि ये सब चीज़ों का डिडक्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो है सेक्शन नंबर 44D, जो आपके सिलेबस में नहीं होता है, पर मैं उसको हटा नहीं सकता था बिकॉज एक सीक्वेंस है ना सेक्शन सब सेक्शन नंबर का। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग के लिए ये है, जो एक विंडफॉल इनकम होती है ना, विंडफॉल इनकम अचानक से अकस्मात कमाए हैं, लॉटरी जीत गए, गेम जीत गए, पजल जीत गए, उनसे किसी भी प्रकार का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको उस इनकम पे फुल टैक्स देना पड़ेगा, कोई डिडक्शन नहीं होएगा। लास्ट, ये 56 नंबर सेक्शन नहीं है, ये अलग अलग सेक्शन है। आप देख रहे हो 68, 69, 16, आई एम हाईलाइटिंग इट, देख रहे हो ये अलग अलग सेक्शन का रेंज है। ये क्या है? अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, रेड पड़ी या फाइल का स्क्रूटिनी असेसमेंट हुआ और वहां पे असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि बहुत सारे आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, अनएक्सप्लेन्ड है और आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया है, तो उसके सब के ऊपर वो टैक्स लगा देगा और यहाँ रेट बहुत हाई है।
ठीक है, यहाँ IFOS हेड में ही टैक्सेबल होगा, रेट होगा 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, मिला के इट कम्स टू 78%। और इसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की छूट भी नहीं होगी। मैं बता देता हूँ, ये सारे केसेस में ना असेसी ने टैक्स इवेजन किया है, चोरी की है, तो इंटरेस्ट पेनल्टी तो लगेगा वो अलग है, प्लस उसको IFOS में टैक्स भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 78%। ओके, so that completes our revision of IFOS other sources. Thank you.